दुनिया इस हफ्ते नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को देखेगी। हिंदुस्तान इस साल इस आलमी प्लेटफॉर्म की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें बरतानिया, जनूबी कोरिया और फ्रांस शामिल है। ये वाक़या आलमी बाज़ार में हिंदुस्तान की ज़्यादा अहमियत को ज़ाहिर करता है। ये छोटी कॉन्फ्रेंस 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के मुतादिद मकामात पर मुनक़िद होगी, जिनमें भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन शामिल है। इवेंट में 100 से ज़्यादा ममालिक शिरकत करेंगे, जबकि 300 से 30 से ज़्यादा ममालिक की 300 कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समिट में टेक लीडरों का इस्तकबाल करेंगे। इसके अलावा 20 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जिनमें फ्रांस के सदर और ब्राज़ील के सदर भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये बड़े गर्व की बात है कि ये एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन भारत में हो रहा है। और आज ये जो जमावड़ा आप देख रहे हैं कि विभिन्न देशों से स्टेट हेड्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री लीडर्स आ रहे हैं, और ख़ास तौर से युवा वर्ग, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे इनोवेटर्स, रिसर्चर्स जो यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि जहाँ तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, भारत एक अग्रिम भूमिका निभा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के भारत उभरा है। वो ज़माने ख़त्म हो गए कि कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ गए और कुछ पीछे छूट गए, और भारत उन लोगों की आवाज़ बन के उभरा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो समिट हो रहा है, पूरे विश्व की नज़रें लगी हैं कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, क्या दिशा निर्धारित होगी, और आने वाले समय में भारत अहम भूमिका निभाएगा। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता था, मगर भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड बन के उभरेगा। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई इम्पैक्ट समिट भारत को लाकर एक तरह से विश्व को ये मैसेज दे दिया है कि इंडिया किसी भी देश से पीछे नहीं है एआई में। हमने देखा था कोविड के समय पे भी कि जहां बाकी देशों में वैक्सीन को लेकर डर था, भारत सबसे आगे वैक्सीन अडॉप्शन में था। इसी तरह जब बाकी देशों में एआई को लेकर बहुत सारे अफवाहें हैं, बहुत सारा डर है, भारत एक ऐसा देश है जहां उसको टैलेंट पूल को हम लेवरेज करते हुए हम एआई के एप्लीकेशंस बनाएंगे, एआई के सिस्टम्स बनाएंगे। और ये एक तरह से ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है, ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे स्टार्टअप्स, हमारे यूथ और हमारे इनोवेटर्स के लिए। देखिए, भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ा है और डिजिटल savvy यूथ भी काफ़ी है, मोबाइल फ़ोन्स को लेकर, स्मार्टफोन्स को लेकर, मोबाइल डेटा को लेकर। तो एक एआई टूल्स और एआई लिटरेसी का लेवल जो है भारत में वो बहुत हाई है। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी जो इंडेक्स निकला था, उसमें भी ये बात बाहर निकल कर आई कि एआई का पेनिट्रेशन जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। तो ये एक तरह से हम अपने मॉडल्स बनाएं, अपने एप्लीकेशंस बनाएं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2014 से 2026 तक का अरसा हमारी तारीख में मुल्क की दाखिली सलामती के सुनहरे दौर के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले 3 मसाइल ने 3 से 4 दिहाइयों तक हमारी दाखिली सलामती के लिए संगीन चैलेंजेस खड़े किए थे, जिनमें कश्मीर का खित्ता, पूरा शुमाल मशरिक़ और मौनवाद से मुतासिरा इलाके शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी कश्मीर, शुमाली मशरक़ी और मौनवाद से मुतासिरा इलाकों में तशद्दुद में 80% कमी आई है, जो हुकूमत की कामयाबी का सबूत है। 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्ण
उत्तराखंड में अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ कांग्रेस ने आज जबरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया कि रियासत में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने कहा कि हमारे एहतजाज का असल मकसद मौजूदा नाकाम हुकूमत को नाकाम फेंकना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान हुकूमत ने रियासत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रियासत में बेरोजगारी रूज पर पहुंच गई है, जबकि महंगाई ने गरीब लोगों की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया है। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मुद्दा बहुत साफ तौर पर मुद्दा है इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आज जिस तरीके से राज्य के अस्तित्व पर इन्होंने इसकी बुनियाद हिला देने का काम कर दिया है, इन 9-9.5 वर्षों के अंदर जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर, जिस भावना को लेकर ये राज्य बना था, ये उन्होंने इसकी चूल्हे हिलाने का काम कर दिया है। बेरोजगारी आज चरम पर है, नौजवानों में घोर निराशा है, भ्रष्टाचार इस सरकार ने शिष्टाचार बना दिया है, महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी के लिए अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाना कठिन हो रहा है। पलायन चरम पर है, पलायन निरंतर बढ़ रहा है। जंगली जानवरों के आतंक से किसान, गांव के लोग सब पीड़ित हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। तो आम लोगों के जो सवालात हैं, वो सवालात चीख करके कह रहे हैं। और कांग्रेस दल ये आम लोगों के 1,40,00,000 उत्तराखंडियों की जो आवाज है, जो उनकी भावना है, उसको लेकर के उसको उद्घाटित करने के लिए आज यहाँ परेड ग्राउंड आए हैं। यहाँ से सीधे राजभवन पर जो है हम हल्ला बोल करेंगे। देखिए, आज पूरी उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो राजभवन का घेराव करेगी और घेराव करने के कारण है, मुद्दे हैं सबसे बड़े आज देश के अंदर भाजपा की डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड जंगल राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित है। बेटी हमारी अंकिता भंडारी का परिवार न्याय मांगता है और भाजपा उस वीआईपी को बचा रही है। उसको सजा मिलनी चाहिए। उसका सीबीआई की जो जांच है वो सिटिंग जज की निगरानी में हो, क्योंकि इसे भी सीबीआई की जांच को भी प्रभावित किया जा सकता है। उधम सिंह में एक किसान ने जो है आत्महत्या की है। यहाँ पर कानून व्यवस्था कहें, बेरोजगारी कहें, हर मुद्दों में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हुई है। सौहार्द बनाए रखने में, प्यार, भाईचारा, एकता बनाए रखने में बिल्कुल ये सरकार फेल ही नहीं हो रही। ये सरकार शामिल है उसे फेल करने में कि लोगों में एकता, प्यार, भाईचारा जो है वो बिगाड़ने में खुद सरकार आगे आकर काम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने राहुल गांधी की हिमायत करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुल्क को गुमराह नहीं कर रहे हैं। संजय राउत ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने कौम को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नौकर बना दिया है। उन्हें पहले इस बात को मान लेना चाहिए। शिवसेना लीडर ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो हिंदू और मुस्लिम करके कौम को गुमराह कर रही है। टीपू सुल्तान की बात ऐसी है कि टीपू सुल्तान की एक तस्वीर मालेगांव के डिप्टी मेयर के दीवार पर लगी थी, उसको हटा दिया। उसके बाद ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी के पास कोई काम धंधा नहीं है, जनता के हित के, राष्ट्र के हित के कोई मुद्दे नहीं है, तो ये किसी भी मुद्दे को उठाकर हिंदू मुसलमान कर देते। टीपू सुल्तान के बारे में अगर आपको सच जानना है तो राष्ट्रपति कोविंद जो आपने बनाया था उसका भाषण सुनिए। कर्नाटक की विधानसभा में जो भाषण किया था, मुंबई महानगर पालिका में यही बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने मुंबई के रस्ते और सड़क के नाम टीपू। आरजेडी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया। मनोज झा ने कहा कि अमित शाह ने फॉर्म कानून के बारे में ये बयान था कि अपोजिशन इस सिलसिले में गुमराह कर रही है। ताहम आरजेडी एमपी ने कहा कि इस बयान को किसने वापस लिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने ही इस कानून को वापस लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो इसका इल्ज़ाम अपोजिशन पर डाल रहे हैं।
अमित शाह जी का यही बयान था जब फार्म लॉज आए थे संसद से पारित करके कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। किसने वापस लिया? आप ही की सरकार ने ना। और एक बात बताइए कि 2.9 बड़ा होता है या 18 बड़ा होता है? सारी कहानी इसी में। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज 25 लाख ख्वातीन के बैंक खातों में फी कस 10,000 रुपये मुंतकिल किए, जिसका मकसद खुद रोजगार और रोजी रोटी के मौके के जरिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना है। सीएमओ के अहदेदारों ने बताया कि नीतीश कुमार ने यहां अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर मुनक़िदा एक तकरीब में बराह रास्त फ़ायदे की मुंतकली के जरिए रकम तकसीम की। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की थी। अहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 1.81 करोड़ ख्वातीन को अब तक हर एक को 10,000 रुपये मिल चुके हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट उदेश प्रसाद बजट पर शदीद तनकीद की। उदेश प्रसाद ने कहा कि यह बजट लोगों की तौक़ात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बजट से मुल्क के किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। एसपी लीडर ने मजीद कहा कि इस बजट ने अवाम की उमंगों पर बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इंतहाई मायूस कुन बजट है। ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है, पेश हुआ है लोकसभा में, ये पूरी तरह से देश की 95% लोगों के हितों के विपरीत है। ये बजट केवल 5% लोगों के लिए है। ये बजट से इस देश के किसानों का, इस देश के नौजवानों का और देश का छोटे व्यापारियों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इस बजट को दूरबीन लगाकर देखा जाए तो ये कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना की जाती है उस कल्पना से कुछों दूर। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली की फिजाई आलूदगी पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि दिल्ली में जिस तरह का पोल्यूशन है शायद ही कहीं और होगा। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने पहली मर्तबा सही बात कहने की हिम्मत की है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली पोल्यूशन के मामले में पूरी दुनिया में पहला मुकाम पर है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। योगी जी ने पहली बार सही बात कहने की हिम्मत की है और ये तो सारी दुनिया कह रही है और ये हकीकत भी है कि जिस प्रकार का पॉल्यूशन आज दिल्ली में है दुनिया में शायद ही कहीं होगा। आज अगर पॉल्यूशन के मामले में कहा जाए तो दिल्ली नंबर 1 है। तो उस परिस्थिति को देखते हुए तो यही कहा। कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे के आरएसएस से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर उदित राज ने कहा कि आरएसएस ने इतने वसाइल के साथ इतनी बड़ी सल्तनत बनाई, ये सब कहां से आया। उन्होंने कहा कि मैंने मोहन भागवत को हमेशा झूठ बोलते हुए देखा है क्योंकि वो दावा करते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि ऐसे धोखेबाज लोग इस मुल्क को तबाह करेंगे। आरएसएस इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इतना संसाधन उनके पास है, ये कहाँ से आया है? इतना झूठ बोलते हैं। मोहन भागवत जी को तो इतना बड़ा झूठ बोलते हुए देखा है कि हमारा बीजेपी से संबंध नहीं है। यानी इतने झूठे लोग ये देश का निर्माण करेंगे कि देश का सत्यानाश करेंगे। और एक है वो सेफ है, ये बीजेपी आरएसएस कहती है यूजीसी नियम लागू भी नहीं हुआ जिस पर रोक हो गई सुप्रीम कोर्ट से। एक है वो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, वो नारे हवा हो गए। सभी हिंदू राष्ट्र की हवा निकल गई।
तो प्रियंका खड़गे जी जो कह रहे हैं इसी संदर्भ में कर रहे हैं कि झूठ और नफरत फैला करके ही राजनीति करते हैं और दलित, ओबीसी, आदिवासी को हिंदू तब मानते हैं केवल वोट लेने के लिए। जब अधिकार और सम्मान देने की बात होती है तो इनकी राक्षसी प्रवृत्ति सामने आ जाती है। ये किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते और सब कुछ हड़पना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 फरवरी के बजाय 1 मार्च को मदुराई में कौमी जमहूरी इत्तेहाद की इंतखाबी रैली में शिरकत करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि हाल ही में मदुरांतकम में मुनक़िदा एनडीए की इंतखाबी रैली ज़बरदस्त कामयाब हुई और इसीलिए मदुराई रैली 28 फरवरी के बजाय अब 1 मार्च को मुनक़िद की जाएगी ताकि उम्मीदवारों की शानदार जीत को यकीनी बनाया जा सके। डीएमके हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि बरसर इक़्तिदार पार्टी जिसने 2021 में इक़्तिदार में आने के 4 साल बाद ख़वातीन को माहाना 1000 रुपये का एजाज़िया देने के अपने इंतखाबी वादे को पूरा किया, लगातार 2 साल तक पोंगल के लिए नकद रकम नहीं दी। इसके अलावा इसने 2026 में सिर्फ 3000 रुपये की नकद इमदाद दी क्योंकि असम्बली इंतखाबात करीब आ रहे थे। நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமை என்று சொன்ன இந்த மதுரை மண்ணில் மீண்டும் நீதி கேட்டு பாரத நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். வருகிற 1ஆம் தேதி இந்த கூட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அனைத்து தலைவர்களும் கலந்து கொள்வார்கள். இந்த கூட்டமல்ல, இதுவும் ஒரு மாநாடு போலே அமையும். மதுரையில் எந்த நிகழ்ச்சி அமைத்தாலும் அது மீனாட்சி அம்மனுடைய அருளாலே அந்த ஆட்சி தானாக மாறி நல்லாட்சி மலரும். அந்த ஆட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய தலைமையில் அண்ணன் EPS அவருடைய தலைமையிலே வர இருக்கிறது. மக்களும் தயார்। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने वंदे मातरम पर कहा कि कौमी गीत को फ़िरक़ा वाराना बनाने वाली जहनीत मुजरिमाना इंतशार की एक शक्ल है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि अगर कौमी गाना गाने सुने या खड़े होने पर आपका ज़मीर झुक जाता है तो आपसे ज़्यादा बेईमान कोई नहीं है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि वंदे मातरम हिंदुस्तान के कौमी परस्त जज्बे की नुमाइंदगी करता है, इसलिए इस पर किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। की जो है वो सोच है, आपराधिक अराजकता है, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका ईमान राष्ट्रगीत गाने से, सुनने से, राष्ट्रगीत पर खड़े होने से अगर आपका ईमान हिचकोले खाने लगता है तो आपसे बड़ा कोई बेईमान नहीं है। आपका ईमान इतने कमजोर डोर से बंधा हो कि जो राष्ट्रगीत से जो है वो आपका ईमान जो है वो खत्म हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, तो आपको जो है वो अपने ईमान के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जो वंदे मातरम है वो भारत की राष्ट्रवादी आत्मा है। हमारे देश के आजादी के नायकों ने वंदे मातरम के जुनून और जज्बे के साथ देश को आजाद कराया था और उसी समय जो है वो मुस्लिम लीग थी जो वंदे मातरम का विरोध कर रही थी और मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करके विभाजन की विभीषिका तैयार करी, देश ने देखी और जो है वो देश टुकड़े हो गया। तो अब जो है वो इस तरह की लीगी मानसिकता वाले लोगों को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो जितनी भी वंदे मातरम को लेकर या अन्य मुद्दों। आसाम कांग्रेस के साबिक़ सदर भूपेन बुरा ने रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात से कबल पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपना इस्तीफ़ा पार्टी के हाईकमान को रवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में 32 साल काम किए हैं। उन्होंने वो इस्तीफ़े के बावजूद कांग्रेस हाईकमान को आगाह किया है। अपना डिजिग्नेशन कांग्रेस हाईकमान को भेजा सुबह 8 बजे और मैंने विस्तार से लिखा क्यों ऐसा सिद्धांत लेना पड़ा। वो भी मैं कुछ से ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जब ज़रूरत होगा मैं सांबादिक लोगों को खुद इनवाइट करके पूरा बात विस्तार से बताएं। अब कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति थे, क्या गौरव गोगोई के साथ कुछ अनबन हुई या रकीबुल हुसैन के साथ खबरें आ रही है? ये कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं है। इस पार्टी को मैंने 32 इयर्स दिया, 94 में मैं पार्टी में ज्वाइन किया। ये सिद्धांत कोई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, पार्टी का भविष्य। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने मल्टी लेवल कार पार्किंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि ये मल्टी लेवल कार पार्किंग शहरियों को पार्किंग के मसाइल से निजात दिलाने की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई गाड़ियों के पेश नज़र जदीद और मुनज़्ज़म पार्किंग निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण
जब देश की राजधानी दिल्ली में शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग, उस पार्किंग पे इतनी खूबसूरत और भव्य मल्टी लेवल पार्किंग बन के खड़ी होती है तो मैं ये समझती हूं कि जोरदार तालियों के गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा के स्कूलों को बम की धमकियां मौसूल हुई हैं। बिरलाबोंग इंटरनेशनल हाई स्कूल को बम रखने की इतला मौसूल हुई, जिसकी फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई। इतला मिलते ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने स्कूलों की तलाशी ली, ताहम उन्हें कोई मुश्तबा शय नहीं मिली, जिसके बाद ये इतला पूरी तरह झूठी साबित हुई। इस सिलसिले में प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति श्रीमान ने कहा कि उन्हें ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी, जिसकी उन्होंने फौरी पुलिस को इतला दी। बच्चों के वालिदीन ने कहा कि जब उन्हें ये इतला मिली तो खौफ के आलम में स्कूल पहुंचे, ताहम जब ये इतला झूठी साबित हुई तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। राजस्थान के जयपुर में मानसरूर अस्पताल में मुबैना लापरवाही के खिलाफ वकला ने राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर रोड ब्लॉक कर दी। बड़ी तादाद में जमा वकला ने हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद अस्पतालों की हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही है।